ये केस एक्चुअल में हॉरर का घर है। एक अनपैरेलल्ड क्राइम जो इतना भयानक है कि ये फिलीपींस में होने वाले सबसे इनफेमस ट्रू क्राइम में से एक बन गया। टाइट योर सीट एंड गेट रेडी योर सेल्फ, क्योंकि इस केस के ग्राफिक्स और परेशान करने वाले खुलासे आपको शॉक कर देंगे। 10 दिसंबर 2021 को दोपहर के 2:58 पर क्रूज मैंगवर्थ, एक 48 इयर्स का स्कूल टीचर जो मैरियानो उंटेल मेमोरियल हाई स्कूल में पढ़ाते थे, और इनकी वाइफ लबेला जो कि बोयन एलिमेंट्री स्कूल की प्रिंसिपल थी। क्रूज अपने स्कूल के रिपेयर में हेल्प कर रहा था क्योंकि क्रिसमस आने वाली थी। आफ्टरनून के काम के बाद क्रूज ब्रेक लेता है और 2 मिनट के बाद ही उसका फोन रिंग करता है। वो एक पड़ोसी था और उसने क्रूज को कुछ अजीब चीज बताई। जब वो पड़ोसी क्रूज के घर के पास से गुजर रहा था, उसने उसके घर के अंदर कुछ डिस्टर्ब चीज नोटिस की, जैसे कि उसके घर में चोरी हुई हो। पड़ोसी अंदर तो नहीं गया था, लेकिन उसे लगा कि उसे क्रूज को बताना चाहिए। क्रूज ने तुरंत अपनी वाइफ को कॉल किया जो कि बिजनेस ट्रिप में गई हुई थी। क्रूज ने उसे कहा कि जल्दी से घर आओ। क्रूज अपने सारे काम छोड़कर जल्दी से अपने घर गया। क्रूज और लबेला के 3 बच्चे थे, 18 इयर्स की ग्रीजेल गोएन और 16 इयर्स का ग्रीजेल लुइस, और उन्होंने रिसेंटली एक डॉटर को अडॉप्ट किया था, जेनिस सेबियल। और ये तीनों घर पर अकेले थे, और उन तीनों में से किसी ने भी अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया कि कुछ अजीब हुआ है घर पे, जिससे कि क्रूज को और भी ज्यादा डर लगने लगा। 3:15 तक क्रूज अपने घर पहुंच गया और घर में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। तभी क्रूज ने अपने फ्रंट डोर के सामने खून से लथपथ ब्लैंकेट देखा और उसी के बगल में एक चाकू। क्रूज ने अपने बच्चों को चिल्लाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर वो घर के पीछे तरफ भागा तो उसे अंदर जाने का एक रास्ता मिल गया। अंदर में साइलेंस बहुत ही अननेचुरल थी। क्रूज तुरंत ही घर के अंदर गया और अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करने लगा, उन्हें चिल्लाने लगा। बट जैसे ही क्रूज लिविंग रूम में गया, वो सहम सा गया और एक ही जगह पे खड़ा हो गया। लिविंग रूम के फ्लोर में क्रूज की डॉटर गोएन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और वहीं पे एक टॉवल भी था जो खून से लथपथ था। गोएन के लिम्स और टोर्सो में बहुत सारे इंजरी थे, और उसके नेक के इंजरी के कारण ही उसकी डेथ हुई थी। बाद में क्राइम सीन की फोटो में इंजरी को अच्छे से देखा गया। बॉडी के स्किन बुरी तरह से फटे हुए थे। उसका सर एक तौलिए में कसकर लपेटा हुआ था, और चींटियां उसके पूरे बॉडी में घूम रही थी। गोएन से ज्यादा दूर नहीं, मेन डोर के पास में क्रूज को उसके बेटे की बॉडी मिली। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसके मुंह पर एक गग ढका हुआ था, और उसका बॉडी फ्रेश नाइफ की इंजरी से कवर था। ब्लड की मात्रा से पता चल रहा था कि अटैक क्रूज के पहुंचने से कुछ समय पहले हुआ था। लेकिन एक पर्सन गायब था, जेनिस सेबियल। क्रूज की घबराहट बढ़ जाती है जैसे ही उसने जेनिस का नाम चिल्लाते हुए पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, तो फाइनली वो दिखाई दी। जेनिस सामने आई उसके कमरे से। उसके बाल गीले थे, उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था। वो क्लियरली सदमे में थी। पहले तो वो क्लियरली नहीं बोल पा रही थी। उसे देखकर क्रूज ने उसे शांत करने की कोशिश की। फिर उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। ऑफिसर्स तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने क्राइम सीन को देखा, उन्होंने इस क्राइम को फिलीपींस के मोस्ट ग्रूसम वायलेंस की तरह डिस्क्राइब कर दिया। फ्लोर पर पूरा खून फैला हुआ था, और घर को देखकर क्लियर था कि यहाँ पे अटैक हुआ था। जेनिस ने कांपते हुए बताया कि उन पर अटैक किया गया था। घर पूरी तरह से बिखरी हुई थी, अलमारियाँ खुली हुई थी, पर्सनल सामान कमरे में आधे अधूरे बिखरे हुए थे। ये सब देखकर ये लग रहा था कि रोबरी हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आया कि केवल कुछ चीजों को देखकर हम रियल मोटिव को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने क्रूज और उनके वाइफ से पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि जब ये सब हुआ तब आप लोग कहाँ थे, तो उन लोगों ने बताया कि क्रूज अपने स्कूल में था और लबेला अपने बिजनेस ट्रिप में, और घर पे सिर्फ उनके 3 बच्चे थे, और उन तीनों में से बस जेनिस ही बच पाई। लेकिन जब उन्होंने अच्छे से घर की इन्वेस्टिगेशन की, तो घर को देखकर नहीं लग रहा था कि घर में रोबरी हुई थी, क्योंकि कोई भी वैल्यूएबल चीजों को नहीं ले जाया गया था। इन्वेस्टिगेशन के टाइम उन्हें घर के अंदर और बाहर से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। सामने के दरवाजे के ठीक बाहर पुलिस को खून से सना हुआ शॉर्ट स्लीव शर्ट मिला, जिसके बारे में ये सोचा गया कि भागने के टाइम अटैकर से ये गिर गया होगा। आगे के एविडेंस घर से 100 मीटर दूर मिले, जहाँ एक प्लास्टिक बैग में खून से सना पैंट और अंडरवियर मिला,
इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि इस खोज से ये पता चलता है कि अटैकर्स ने एविडेंस को छुपाने की कोशिश की थी। घर के मेन दरवाजे के सामने ऑफिसर्स को टूटी हुई चाकू मिली, एक खून से कवर ब्लेड, कांच के टुकड़े, ब्रोकन बोटल्स लिविंग रूम में बिखरी हुई थी, हैमर और बेसबॉल बैट जिसको वेपन की तरह यूज किया गया था। क्योंकि ये सारी चीजें खून से कवर थी और ब्लड को देखकर ये क्लियर था कि अटैक काफी ब्रूटल था। और इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि सबसे पहले गोवेन को मारा गया था, फिर लुइस को। 13 दिसंबर 2021 को उन दोनों की ऑटोप्सी की गई, जिससे पता चला कि गोवेन की बॉडी में 32 स्टैब्स थे। कुछ इतने गहरे थे कि उसके लिम्स लगभग अलग हो गए थे। उसका एक कान कट चुका था और नेक और अपर आर्म पर भी बहुत बुरी तरह से कट थे और उसकी बॉडी बहुत ही ब्रूटल इंजरी के साथ कवर थी। उसके बॉडी को देखकर लग रहा था कि बेसबॉल बैट और हैमर से उसके ऊपर अटैक किया गया था और उसने आखिरी तक फाइट बैक करने की कोशिश की थी। ये उसके बॉडी पे साफ दिखाई दे रहा था। लुइस के बॉडी पर 51 नाइफ इंजरी थे, कुछ इतने गहरे थे कि कुछ हड्डियां और अंदर के ऑर्गन्स दिखाई दे रहे थे। उसके नेक पर एक रेड निशान था, लेकिन लुइस के बॉडी पर उसकी सिस्टर की तरह डिफेंसिव वुंड्स नहीं थे, जिससे ये पता चलता है कि वो वापस अटैक नहीं कर पाया था। ब्रोकन बॉटल्स, हैमर, नाइफ और बेसबॉल बैट से लुइस के ऊपर अटैक किया गया था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने ये मान लिया कि अटैकर्स चोरी करने तो नहीं आए थे, क्योंकि सिर्फ गोवेन का फोन गायब था और कुछ भी वैल्यूएबल चीजें घर से मिसिंग नहीं थी। इससे ये पता चलता है कि जैसे किलर्स को पता था कि विक्टिम्स कौन है और किन्हें मारना है। और ये भी अनयूजुअल था कि ये सारी चीजें दिन के टाइम हुई थी, जब उनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे। ऑटोप्सी के रिजल्ट आने से पहले ही ये अफवाह चल रही थी कि जेनिस का हाथ इन मर्डर्स में हो सकता है, और ये अफवाह इतना ज्यादा फैल चुका था कि पुलिस ने जेनिस से क्वेश्चन करने का फैसला किया। तो जेनिस ने बताया कि वो गोवेन के साथ पढ़ाई कर रही थी अपने रूम में और लुइस लिविंग रूम में था। सडनली उन दोनों ने लुइस की चिल्लाने की आवाज सुनी और जब वो दोनों नीचे भागी तो उन्होंने देखा कि 3 लोग घर के अंदर घुसे हुए थे और वो लुइस के ऊपर अटैक कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने गोवेन के ऊपर अटैक किया और ये सब देखकर जेनिस अपने रूम में वापस भाग गई और खुद को रूम में लॉक कर दिया। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल नहीं किया, ये डर से कि वो तीनों अटैकर इसकी आवाज ना सुन ले। इसलिए उसने अपनी मॉम को मैसेज किया, बट वो मैसेज उसकी माँ ने नोटिस नहीं किया। इसलिए जेनिस ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, हेल्प, मेरे घर में कोई घुस गया है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने रूम में छुपी हुई हूँ। फिर उसने कुछ मिनट्स में ही वो पोस्ट डिलीट कर दी, इस डर से कि कहीं वो अटैकर इसे ना देख लें। और ये सारी चीज़ें करने के बाद उसने किसी तरह से अपनी मॉम को कॉल किया, बट उसकी मॉम ने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर थोड़ी देर में ही उसकी माँ ने कॉल बैक किया, लेकिन तब जेनिस ने डर के कारण फ़ोन पिक नहीं किया और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ी देर में ही घर पूरी तरह से शांत हो जाती है। जेनिस को नीचे जाने में डर लग रहा था, जिसके बाद उसने शांत होने के लिए शावर लिया और अपने कपड़ों को चेंज किया। बट यहाँ पे जेनिस की स्टोरी थोड़ी अजीब थी, क्योंकि जेनिस ने बताया कि लुइस के ऊपर पहले अटैक हुआ था, लेकिन ऑटोप्सी रिजल्ट से पता चला कि पहले गोवेन को मारा गया था, फिर लुइस को। इसलिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने का सोचा और उसने पूछताछ के टाइम ये भी बताया था कि उसने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था, लेकिन उसका फ़ोन पूरे टाइम ऑन था और वो बेसबॉल बैट जो लुइस का था और वो उसे अपने रूम में ही रखता था खुद के प्रोटेक्शन के लिए, और वो हैमर भी वॉशिंग मशीन के पीछे रखा हुआ था। और उस हैमर के बारे में जेनिस, गोवेन और क्रूज को ही पता था। और अटैकर घर में जबरदस्ती नहीं घुसे थे, क्योंकि जबरदस्ती घुसने का कोई भी साइन नहीं था। वो अटैकर्स को शायद ये लोग जानते थे और वो लोग फ्रंट डोर से अंदर आए थे, लेकिन जब क्रूज घर गए थे तब घर का डोर अंदर से बंद था। गोवेन और लुइस दोनों डेड थे और जेनिस अपने रूम में, तो डोर अंदर से किसने बंद किया, जिससे कि सारा शक जेनिस पे जा रहा था। बट पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो 17 इयर्स की थी और एक माइनर थी। इसलिए उसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के देखभाल में रखा गया। 15 दिसंबर को जेनिस का फिंगरप्रिंट मर्डर वेपन पे मिला, बट ये एविडेंस से ये क्लियर नहीं था कि जेनिस ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि जेनिस भी तो
उसी रूम में रहती थी जहाँ पे ये वेपन्स थे। बट इस केस में एक नया खुलासा हुआ जब लबेला जेनिस की रूम की तलाशी ले रही थी। तब उन्हें एक कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग फॉर्म मिला जिसमें एक QR कोड था और वो जेनिस का नहीं था। वो किसी एस्मेराल्डो कैनेडो जूनियर के नाम पे था जो एक 17 इयर्स का था और जेनिस को ऑर्फनेज से जानता था और उसे अटैक के दिन क्रूज के घर के बाहर देखा गया था। वो जेनिस को घर छोड़ने आया था। अटैक से ठीक पहले जब ये सारी चीजें सामने आने लगती है तो जेनिस को एक लॉयर प्रोवाइड किया जाता है जो जेनिस से अच्छे से पूछता है कि क्या तुम्हारा इस क्राइम में कोई हाथ है। तो जेनिस ने 16 दिसंबर 2021 को अपने लॉयर को डिटेल में बताया अपने 21 ईयर के बॉयफ्रेंड और एस्मेराल्डो के साथ उसने ये सारी चीजें की थी क्योंकि वो जेलस थी गोएन और लुइस से। वो गोएन और लुइस से नफरत करती थी और उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स गोएन और लुइस को ज्यादा प्यार करते हैं। वो गोएन की प्लेस लेना चाहती थी। अकॉर्डिंग टू जेनिस, अगर वो गोएन और लुइस को मार देती तो वो सिर्फ अकेली चाइल्ड होती अपने पेरेंट्स की। 18 दिसंबर 2021 को जेनिस ने पुलिस के सामने अपने क्राइम को एक्सेप्ट किया। पुलिस ने एस्मेराल्डो को ट्रैक किया और उसे अरेस्ट किया। उसने भी अपना गुनाह कबूल किया और घर के बाहर जो कपड़ा मिला था वो एस्मेराल्डो का ही था। जेनिस और एस्मेराल्डो दोनों ही माइनर थे और एस्मेराल्डो ने ही गोएन का फोन चोरी किया था। लेकिन अब तक मर्डर किस तरह से किया गया था ये क्लियर नहीं था और ना ही जेनिस के 21 इयर्स के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता लग पाया था। तो पुलिस ने ये मान लिया कि ये बस जेनिस के थ्रू बनाया गया एक फिक्शनल कैरेक्टर था और मर्डर जिस तरह से जेनिस डिस्क्राइब कर रही थी वो उससे भी ज्यादा ब्रूटल था। जैसे कि लुइस को बांध दिया गया था और वो अपनी बहन को मरते हुए देख रहा था। जेनिस इन्हें लबेला के एक फ्रेंड के घर पे मिली थी जहाँ पे जेनिस काम करती थी। तो लबेला और उसके बच्चे जब भी लबेला के फ्रेंड के घर जाते वो जेनिस से मिलते। जेनिस और गोएन सेम एज के थे तो दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी और तभी जेनिस ने गोएन को अपने पेनफुल पास्ट के बारे में बताया। वो ऑर्फनेज में कैसे रहती थी। उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी। उसने अपने ड्रीम के बारे में भी बताया कि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। जेनिस के सिचुएशन को जानने के बाद गोएन ने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि वो जेनिस को अडॉप्ट कर ले और गोएन के इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसके पेरेंट्स ने जेनिस को जुलाई 2021 में अडॉप्ट कर लिया। बट यहाँ पे एक शॉकिंग खुलासा ये हुआ था कि जेनिस अनाथ नहीं थी, उसके पेरेंट्स जिंदा थे। बट जब ये केस वायरल हुआ और सोशल मीडिया पे डिस्कस होने लगा तब जाकर पता चला कि जेनिस की सालों पहले मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी। 22 सितंबर 2013 को 7-8 साल की लड़की कोटाबाटो के एक बोट में अकेली मिली थी और उसने अपना नाम जेनिस बताया था। बट उसे उसके पेरेंट्स का नाम, उसका एड्रेस कुछ भी नहीं पता था। इसलिए अथॉरिटीज ने नोटिस पब्लिश की थी मिसिंग चाइल्ड की। बट कोई भी जेनिस को ढूंढता हुआ नहीं आया तो उन्होंने जेनिस को ऑर्फनेज में भेज दिया। और जब जेनिस का ट्रायल शुरू हुआ तो जेनिस क्रूज और लबेला की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी, हंस रही थी और उसे कोई भी रिग्रेट नहीं था। मार्च 2022 में जेनिस और एस्मेराल्डो के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए और जेनिस को 31 इयर्स की सजा सुनाई गई और एस्मेराल्डो को 29 इयर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।